दोस्तों, मैं सुरभि बनिया विजनरी साइंस एकेडमी के इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेल्पफुल और नॉलेजफुल वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ, जिसमें का पहला टॉपिक है ग्रेविटेशन। अभी इस ग्रेविटेशन में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी से, जैसे कि फोर्स, मोशन, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसके बाद में है केपलर्स के 3 लॉज। ठीक है, ये वीडियो में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। साइड में ग्रेविटेशन फोर्स की डेफिनेशन दी है और उसे डिस्क्राइब किया गया है। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो फिर से नीचे अर्थ सरफेस पर आकर गिरती है। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? इट्स बिकॉज ऑफ ओनली ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ के सेंटर से जनरेट होता है और जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर जितनी भी ऑब्जेक्ट है, मैटर है, ऑर्गेनिज्म है, उनको होल्ड करता है। इस वजह से अर्थ पर सर्वाइवल साइकिल बिना डिस्टर्बेंस के चलती है। ठीक है, तो अब ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ पर एग्जिस्ट है, ये किसने डिस्कवर किया है? तो वो डिस्कवर किया है इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट हुए, सर आइजैक न्यूटन। तो एक बार गैया चराते हुए, भेड़ बकरियां चराते हुए एप्पल के पेड़ के नीचे वे रेस्ट कर रहे थे, तभी एक हवा का झोंका आया। ठीक है, और हवा के झोंके से एक एप्पल उनके सिर पर जा गिरा। फिर उन्होंने सोचा कि ये नीचे क्यों फॉल डाउन हुआ, ऊपर ही क्यों नहीं रहा। सो उन्होंने इस टॉपिक पर डीप स्टडी करना स्टार्ट किया और वो इस नतीजे पर पहुँचे। फाइनली ही कंक्लूडेड दैट द पृथ्वी के मध्य बिंदु में कोई एक ऐसा अट्रैक्टिंग फोर्स है जिसने एप्पल को अपनी ओर खींचा और एप्पल अर्थ सरफेस पर जा गिरा। सो इस तरह से अर्थ के सेंटर से जो फोर्स जनरेट हुआ उसे उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया और इस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी हुई। अब यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, अब ग्रेविटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए इन टर्मिनोलॉजीज का क्लियर होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तभी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छे से समझ आएगा। सो फ्रेंड्स, अब कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स जब भी एक्ट होता है तो वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर 4 टर्मिनोलॉजीज है: फोर्स, मोशन, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। कंसिडर कीजिए आपके सामने एक फुटबॉल है और आपने अपने हाथों से उसे फोर्स लगाकर थ्रो किया और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन पर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जा गिरा। ठीक, तो यहाँ पर फोर्स इज अ फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज द डायरेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट की दिशा, डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स हेल्प करता है, मदद करता है। दूसरा टॉपिक दिया गया है, दूसरी टर्मिनोलॉजी है मोशन। सो मोशन क्या होती है? आफ्टर एक्टिंग अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इट अंडरगोज द मूवमेंट एंड चेंज द पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होगा तो वो उस ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करके उसे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर रख देगा। वहाँ जो ऑब्जेक्ट की मोमेंटिव फेज होगी, जिस वजह से वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाएगा, कि उस ऑब्जेक्ट की मोमेंटिव फेज को मोशन कहा जाता है, गति कही जाती है। सो ये हुआ फोर्स और मोशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। कंसिडर कीजिए आपके हाथ में एक स्लाइड में दिखाई हुई लेडी की तरह एक रोप से, रस्सी से बंधी हुई बकेट है और उसे आपको पिक्चर में दिखाई गई तरीके से घुमाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको अपना फोर्स आपके हाथ के ज़रिए उस रोप की रस्सी को देना होगा और फिर उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होगा। बस यही एग्जैक्ट डेफिनेशन है सर्कुलर मोशन की और सेंट्रीपिटल फोर्स की। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर डायरेक्शन में, वेदर इट इज़ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है विथ इट्स कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। मतलब क्या?
कि द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर डायरेक्शन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब द फोर्स विच एक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल विच अंडरगोज इन अ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन से रोटेट हो रहा है तो उसे ऑब्वियसली सेंटर से फोर्स मिल रहा है, और मतलब अगर फोर्स सेंटर से जनरेट होकर ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन दे रहा है तो ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब नेक्स्ट है केपलर्स लॉ। देखिए, रिसेंटली ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर किसी को प्लानिटरी पोजीशन स्टडी करना हो या स्पेस साइंस की स्टडी करना हो तो वहाँ पर टेलीस्कोप यूज़ किया जाता है, और जिन्होंने टेलीस्कोप डिस्कवर्ड किया उन साइंटिस्ट का नाम है गैलीलियो। उनसे भी पहले एक साइंटिस्ट हुए जोहानेस केपलर। उन्होंने प्लानिटरी पोजीशन की स्टडी की, और प्लानिटरी पोजीशन की स्टडी के बाद वो कंक्लूजन पर पहुँचे और उन्होंने 3 लॉ बताए हैं, जिसे हम केपलर्स के 3 लॉ के नाम से भी जानते हैं। केपलर का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट, केपलर का सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एरियाज, और केपलर्स का थर्ड लॉ है लॉ ऑफ पीरियड। उनका फर्स्ट लॉ कहता है कि ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज इन इलिप्स विद द सन एट ऑफ द फोसाई। यहाँ पर आपको स्लाइड में दिखाए गए डायग्राम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको केपलर्स लॉ समझ आएंगे। जनरली हम समझते हैं कि हमारी सोलर सिस्टम की अरेंजमेंट सर्कुलर होगी। बहुत सारे स्टूडेंट के ये कन्फ्यूजन रहता है, बट ऐसा नहीं होता। केपलर्स उनके फर्स्ट लॉ में यही बताते हैं कि सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट हैं वो इलिप्स शेप में अरेंज है, अंडाकृति आकार में अरेंज है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि सोलर सिस्टम अरेंज इज इलिप्स शेप, मतलब यहाँ पर ये पूरी सोलर सिस्टम जो है अरेंज है इलिप्स शेप में, अंडाकृति शेप में। अंडाकृति शेप में एक सेंटर पॉइंट होता है, उसे कहते हैं फोकस, बट यहाँ पर सन जो होता है फोकस पर नहीं होता, नियर द फोकस होता है, मतलब मध्य बिंदु के पास होता है, इसीलिए उसे कहते हैं फोसाई। ठीक है, और सो सन कहाँ पर होता है? फोसाई पर होता है, नॉट ऑन फोकस। डायग्राम में दिखाया है कि ये जो सन है मैंने साइड में निकाला है, नियर द फोकस निकाला है। इस प्रकार इलिप्स शेप में जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, घूमते हैं। सो सन के नियर जितने भी प्लैनेट होते हैं, जिस साइड में सन के नियर रहने वाले प्लैनेट्स होते हैं उस साइड को कहते हैं पेरीहेलियल साइड, और सन से दूर जितने भी फार अवे साइड में जितने भी प्लैनेट होते हैं उससे कहते हैं एम्पीहेलियल साइड। इस प्रकार ये केपलर्स का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब लॉ ऑफ एरियाज में बताया गया है द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अब जो प्लैनेट सन के पेरीहेलियल साइड में होते हैं, मतलब सन के नियर होते हैं, उनकी गति मतलब उनकी मोशन जो होती है वो फास्ट होती है, और जो प्लैनेट सन के दूर होते हैं मतलब एम्पीहेलियल साइड में होते हैं उनकी जो मोशन होती है वो स्लो होती है। ये मोशन का इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी दोनों साइड के मतलब दोनों एम्पीहेलियल साइड के और पेरीहेलियल साइड के प्लैनेट जब सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं तो एक पोजीशन मतलब यहाँ दिखाया गया है कि पेरीहेलियल साइड के प्लैनेट को सपोज हम कंसिडर करें ए पोजीशन पे और एम्पीहेलियल साइड के प्लैनेट को कंसिडर करें हम सी पोजीशन पे, तो दोनों साइड के दोनों प्लैनेट्स को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाने के लिए मतलब ए पोजीशन से बी पोजीशन और सी पोजीशन को डी पोजीशन तक जाने के लिए इक्वल टाइम इंटरवल लगेगा, इक्वल टाइम पीरियड लगेगा। यही कहता है केपलर का सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया, कि यहाँ पर दोनों का इक्वल एरिया होगा तो दोनों को टाइम
पीरियड भी जो है, टाइम इंटरवल भी जो है वो इक्वल ही लगेगा। अब केपलर्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? द स्क्वेयर ऑफ इट्स पीरियड of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun। मतलब क्या कहता है कि एक प्लैनेट को एक सन के अराउंड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते समय नॉर्मल टाइम इंटरवल से अगर डबल का टाइम इंटरवल लगता हो, मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर लगता हो, तो उस प्लैनेट का सन से जो डिस्टेंस होगा वो टाइम पीरियड के स्क्वायर की जो वैल्यू होगी उसका क्यूब होगा, क्यूब की वैल्यू होगी। सो हियर कंसिडर स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ द डिस्टेंस इज इक्वल टू आर क्यूब। सो यहाँ पर टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट्स, हेंस टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। अब यहाँ पर के क्यों दिया है? क्योंकि के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करेगा वहाँ उसकी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रहेगी, फिर उसे कांस्टेंट टाइम पीरियड भी लगेगा और उसका कांस्टेंट डिस्टेंस भी रहेगा। ठीक है, सो ये रहा केपलर्स का थर्ड लॉ। इस वीडियो में हमने जाना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जैसे फोर्स, मोशन, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स और केपलर्स के 3 लॉ। हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, फ्री फॉल और एस्केप वेलोसिटी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये नॉलेजफुल वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।